सो वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज स्टार्ट करते हैं अपना हिंदू एनालिसिस 3 जून के लिए। राइट, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए एनालिसिस की तो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। राइट, सो अपन बिगिन करते हैं अपने एनालिसिस पे। सो अपना फर्स्ट टॉपिक कहता है इस बैंक्रप्सी कोड अ टूल फॉर ऑर्गेनाइज लूट आस्क कांग्रेस। तो ठीक है, अपने लिए टॉपिक के एंड पॉइंट हो जाता है आईवीसी कोड। आईवीसी कोड यूपीसी हमेशा पूछता आया है। जैसे ही इसका इम्प्लीमेंटेशन आया था, ठीक है, उसके बाद इसने मेंस में क्वेश्चन पूछा, तो आने वाले टाइम में ये इसको प्रीलिम्स में रिपीट कर सकता है। राइट, सो अपन देखते हैं आईवीसी के बारे में क्या है। इट इज अ रिफॉर्म इनेक्टेड इन 2016। इट amalgamates various laws relating to insolvency resolution of business firms। तो मतलब जो आप हिंदी में कह सकते हैं कि दिवालिया हो जाते हैं, उनसे रिजॉल्व करते हैं सारी चीजें। राइट, जिनके पास पेमेंट देने का वापस पैसा नहीं होता। It lays down clear-cut and faster insolvency proceedings to help creditors such as banks recover dues and prevent bad loans, a key drag on the economy। ठीक है, तो अपन ये देखते हैं कि कई बार जो बैंक डिसॉल्व, मतलब लाइक काफी कंपनीज क्या हो जाती हैं, डिसॉल्व हो जाती है, मतलब ठीक है, उनके पास पैसे खत्म हो जाते हैं, इंसॉल्वेंट हो जाते हैं। राइट, तो अब क्या होगा, अब किसी बैंक से पैसा उठा रखा होगा, लेकिन अब कंपनी खत्म हुई है लेकिन बैंक का पैसा डूबा। तो क्या होता है कि अब कुछ बैंक के पास एसेट्स होते हैं, मतलब कंपनीज के पास एसेट्स होते हैं। राइट, तो बैंक क्या करेगा, इन एसेट्स को जाके एक्वायर करेगा। तो उसका फास्टर प्रोसेस कैसे हो सकता है, मतलब कैसे कि थ्रू बैंक इनसे कैसे ऐसे पैसे रिकवर कर सकता है, तो उस चीज को देखा जाता है। ठीक है, उसमें इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड काम करता है। चलिए, तो अपन मैं आपके लिए थोड़ा सा कीवर्ड लाया था कि अगर आपको थोड़ा सा पता होना हो तो। इंसॉल्वेंसी क्या होता है, इट इज अ सिचुएशन वेयर इंडिविजुअल्स और कंपनीज आर अनेबल टू रिपे देयर आउटस्टैंडिंग डेट। माने आपने 100 करोड़ का लोन लिया लेकिन आप उसको रीपे नहीं कर पा रहे हो, तो आप कहाँ कहे जाएंगे, इंसॉल्वेंट। राइट, बैंक्रप्सी क्या होती है, इट इज अ सिचुएशन वेयर बाय कोर्ट और कंटेम्प्ट जुरिडिक्शन हैज डिक्लेयर्ड अ पर्सन और अदर एंटिटी इंसॉल्वेंट, having passed appropriate orders to resolve it and protect the rights of the creditors। It is a legal declaration of the one's ability to pay off the debts। तो वही चीज है दोनों कि हाँ, बैंक्रप्सी कोड क्या होती है कि हाँ भाई, अगर आपके पास पैसे खत्म हो गए लेकिन बैंक को पे करना है, तो अब क्रेडिटर्स माने जो बैंक ने पैसा दिया है, राइट, उनकी राइट को कैसे बचाया जाए, उससे डील करने की मोस्टली बात करता है। राइट, तो इस चीज के बारे में आपको ध्यान होना चाहिए। तो ये क्या करता है, अब इसके बारे में अपन थोड़ा सा बैंक्रप्सी कोड के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे रिजॉल्व करता है। सो इट इज अ प्री पैक। प्री पैक क्या होता है सर, तो प्री पैक क्या होता है, प्री पैक में आप पहले से ही कुछ एग्रीमेंट्स करके रख लेते हैं कि अगर कंपनी इंसॉल्वेंट हुई या डिसॉल्व हुई तो अपने यहाँ भी ये सारा प्रोसेस फॉलो किया जाएगा, जिसके थ्रू बैंक्स अपना पैसा रिकवर करेंगे। राइट, तो आपको इस चीज के बारे में ध्यान होना चाहिए कि कितना इजीली फिर आने वाले टाइम में प्रोसेस इजी हो जाता है। अगर प्री पैक एग्रीमेंट नहीं होगा तो आने वाले टाइम में काफी डिलेज होते हैं, जिसकी वजह से क्रेडिटर्स को अपने पैसे नहीं मिल पाते हैं। राइट, जैसे कि अगर अपन इसका प्रीपैक के फीचर्स देखें तो क्या होता है, कोर्ट का अप्रूवल नहीं होता, कोर्ट का अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं होता क्योंकि पहले से ही दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो रखा है। राइट, तो कोर्ट का अप्रूवल जब रिक्वायरमेंट होता है जब आप किसी के राइट्स के अगेंस्ट जा रहे हो, ठीक है, तो आपको कोर्ट का इंटरवेंशन लेना पड़ता है। लेकिन प्रीपैक में क्या है, क्रेडिटर और डेटर दोनों के बीच में पहले से एग्रीमेंट है कि भाई हाँ, मेरा ये डिसॉल्व हुआ तो आप इस चीज को एक्वायर कर सकते हैं। राइट, तो आप देखिए कितना इजी हो जाता है इंसॉल्वेंसी प्रोसेस। राइट, फिर कंज्यूनियल होता है, मतलब कि दोनों अपनी इच्छा से करते हैं ये एग्रीमेंट। राइट, उसके बाद देखते हैं अपन, ये तो अपन ने देखा कि हाँ, इसके कुछ की फीचर्स थे प्री पैक के। ठीक है, बेनिफिट्स क्या होते हैं, बेनिफिट्स अपन मैं आपको बताऊं तो क्विक रेजोल्यूशन हो जाता है। राइट, जहां अपन कोर्ट जाते हैं, दूसरे प्रोसेस फॉलो करते हैं, वो नहीं करना पड़ता है। राइट, बिजनेस को ज्यादा डिस्ट्रप्शन नहीं होता है। लाइबिलिटी साइड जो होती है वो इजीली एड्रेस हो जाती है। राइट, इसके लेकिन कुछ चैलेंजेस भी होंगे, तो इसमें काफ़ी कैपिटल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहती हैं, टाइमलाइन की काफ़ी प्रॉब्लम रहती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जब आप अपना GS3 के इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड को पढ़ें, ठीक है, स्टैटिक पढ़ें, जब आप इसको इजीली रिवाइज करें, क्योंकि न्यूज़ में चल रहा है और आने वाले 2016 के बाद आज तक रिपीट नहीं हुआ है, तो आने वाले टाइम में ये रिपीट होने के चांसेस रखता है। राइट, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। तो अपना नेक्स्ट आर्टिकल कहता है Reset time. The current revenue trajectory presents an opportunity to fix GST flaws। तो GST भी अपन ने देखा था कि कब आया था, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं अगर आपको ध्यान है। राइट, सो
आज अपन जीएसटी के बारे में देखेंगे, थोड़ा जीएसटी काउंसिल के बारे में देखेंगे, जीएसटी की कुछ बेनिफिट्स क्या क्या है वो सारी चीजें देखेंगे, राइट। सो जीएसटी इज अ वैल्यू एडेड टैक्स। तो ये वैल्यू एडेड टैक्स है, ध्यान रखिए, यूपीसी में डायरेक्ट आ जाएगा स्टेटमेंट में कि वैल्यू एडेड टैक्स है या डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, ठीक है। लेवाइड ऑन मोस्ट गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन, ठीक है, जो भी डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए यूज किए जाते हैं। GST is paid by consumer but is remitted to the government by the businesses selling the goods and services, right। तो इस चीज का आपको ध्यान होगा, सबको ध्यान होता है मतलब जीएसटी के बारे में कि हाँ एट लास्ट जीएसटी पे करना पड़ता है कंज्यूमर को, लेकिन बिजनेसेस पहले पे कर देते हैं। तो क्या होता है, बिजनेसेस फाइल कर सकते हैं जिससे क्या होगा, गवर्नमेंट उनको रीपे कर देती है उनका जीएसटी जो उन्होंने पे किया है, राइट। तो एट लास्ट कंज्यूमर ही गवर्नमेंट को पे कर रहा है। तो अपन थोड़ा जीएसटी काउंसिल के बारे में देख लेते हैं, फिर अपन इसके थोड़े बेनिफिट्स वगैरह देखेंगे। मैं आपको यहाँ पे सिर्फ जो लेके आता हूँ, जैसे ये सारे फैक्ट्स हैं, ये सारे फैक्ट्स याद करने के लिए हैं, इसलिए मैं आपको लिख के ले आता हूँ। जो समझाने की चीजें हैं वो मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूँ, राइट। तो आर्टिकल 279A, जीएसटी काउंसिल टू बी फॉर्म्ड बाय द प्रेसिडेंट टू एडमिनिस्टर एंड गवर्न जीएसटी, ठीक है। आर्टिकल 279A, अगर क्वेश्चन आ जाए जीएसटी काउंसिल के ऊपर तो आर्टिकल 279A आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, राइट। इट्स चेयरमैन इज द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। तो आप ध्यान रखें, आप ये ध्यान रखें काउंसिल का चेयरमैन कौन होता है, मिनिस्टर्स होते हैं, राइट। कमिटी के चेयरमैन कौन होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं मोस्टली। तो ये आपको प्रीलिम्स में मदद करेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, राइट। विद मिनिस्टर्स नॉमिनेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एज इट्स मेंबर। इसके यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर चेयरमैन है तो उसके कुछ मेंबर्स होंगे। मेंबर्स कौन होते हैं, जो मिनिस्टर्स होते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स के, राइट। द काउंसिल इज devised in such a way the center will have a 1/3 of the voting power and the states will have 2/3 of the voting power. The decisions are taken by the 3/4 majority, right। So देखिए आप स्टेट्स में यहाँ पे अपने अच्छी खासी पावर दी है, ठीक है, 1/3 सेंटर 2/3 स्टेट्स, और अगर डिसीजन लेना चाहिए 3/4 की मेजोरिटी होनी चाहिए, राइट। तो कोई भी डिसीजन इतना इजिली इंप्लीमेंट नहीं हो सकता, अपने को इससे ही पता चलता है, राइट। फिर अपने को ये पता होना चाहिए कि कितने स्लैब्स हैं आपके यहाँ पे, राइट, 5%, 12%, 18%, 28%, राइट। अपन इसका अगर सिग्निफिकेंस देखें तो सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है, एक यूनिफाइड मार्केट क्रिएट करता है, यूनिफाइड कॉमन मार्केट, जो इसका एम था। टैक्सेशन को स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश करता है, पहले अलग अलग टैक्सेस लगते थे काफी, राइट। तो अब क्या हो गया, 4 ही स्लैब हो गए, तो 4 स्लैब में वही टैक्सेस कम हो जाते हैं, राइट। टैक्स कंप्लायंस पहले से इंक्रीज हुआ है, जो पहले लोग टैक्स नहीं देते थे अब उनको टैक्स देना पड़ रहा है, राइट। टैक्स इविजन कम हुआ है, डिस्करेज करता है टैक्स इविजन को, थोड़ी सी सर्टेनिटी लाता है इकोनॉमी में, करप्शन रिड्यूस करने में मदद करता है, सेकेंडरी सेक्टर्स में बूस्ट लाता है, राइट, एम्प्लॉयमेंट वगैरह इंक्रीजेस होती है। लेकिन ये तो मैंने आपको कुछ बेनिफिट्स बताया, तो इसके कुछ ना कुछ चैलेंजेस भी होंगे, तो अपन कुछ चैलेंजेस देखते हैं, इसके चैलेंजेस क्या क्या है। तो आज भी अपन देखते हैं कि मल्टीपल टैक्स रेट्स हैं, राइट। तो अपने को उस चीज पे ध्यान देना चाहिए कि अपन कैसे कम से कम टैक्स रेट्स करें जिससे अपन इकोनॉमी को इजिली ग्रो कर पाए, ठीक है। आज भी अपन देखते हैं काफी सारे जो चीजें हैं वो एग्जाम्प्ट की गई हैं जीएसटी से, लाइक जैसे पेट्रोल हो गया या काफी सारी चीजें, राइट। तो उन सबको अपन कैसे अंदर ला सकते हैं, अपन को उस पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। आज भी टैक्स फाइलिंग्स काफी कॉम्प्लेक्स है, तो उनको अपन कैसे कम कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी को उस पर ध्यान दें, ठीक है। आज भी अपन हायर टैक्स रेट्स लगा रहे हैं काफी जनों के हिसाब से, तो अपन को टैक्स रेट कैसे रेशनलाइज करें, कम से कम करें, राइट, उस चीज का ध्यान देना चाहिए। तो ये आपके कुछ बेनिफिट्स, चैलेंजेस, और आप वे फॉरवर्ड्स में इसका फ्यूचर बता सकते हैं कि हाँ ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कैसे मदद कर सकता है, राइट। डिसेंट्रलाइजेशन कैसे करता है, बस स्टेट गिविंग द स्टेट पावर्स, मींस लाइक स्टेट को अपन पावर्स दे रहे हैं, काफी 2/3 मेजोरिटी है। तो इसको आप डायरेक्टली अपने वे फॉरवर्ड में यूज करेंगे, जीएसटी काउंसिल प्रोवाइड्स अ वे फॉरवर्ड फॉर द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और बाय गिविंग अ डिसेंट्रलाइजेशन टू द स्टेट पावर्स फॉर डायरेक्ट टैक्सेशन, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप अपने वे फॉरवर्ड में यूज करें। अगर आपने वे फॉरवर्ड कुछ अच्छा लिखा है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं आपको उसका रिव्यू प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। सो अपना नेक्स्ट आर्टिकल कहता है गुड और बैड, इंडिया नीड्स टू हार्नेस द बेनिफिट्स ऑफ एआई व्हाइल अवॉइडिंग एडवर्स इफेक्ट्स। सो एआई आपके जीएस3 का डायरेक्ट टॉपिक है। जो भी मैं आपको टॉपिक्स लेके आता हूँ वो आपकी डायरेक्टली सिलेबस से रिलेट करते हैं। आप हिंदू एनालिसिस देखने के बाद डायरेक्टली अपना सिलेबस पे जाएं और आप ये देखें कि हाँ मैंने जो पढ़ा आज मैं उसको कहाँ रिलेट कर सकता हूँ, राइट।
तो अपन देखते हैं एआई के बारे में क्या बोलता है। इट डिस्क्राइब्स द एक्शंस ऑफ मशीन्स accomplishing the tasks have historically good। जो पहले ह्यूमन इंटेलिजेंस रिक्वायर्ड करते थे, अब वो कौन कर रहा है, एआई कर पा रहा है, राइट। अपन ने उसको ऐसा डिजाइन किया है। इट इंक्लूड्स टेक्नोलॉजीज लाइक मशीन लर्निंग, पैटर्न रिकग्निशन, बिग डाटा, न्यूरल नेटवर्क्स, सेल्फ एल्गोरिथम्स। तो ये सारी की सारी चीजें किसके अंदर आती है, ये एआई के अंदर आती है, राइट। AI is often misunderstood for machine learning. AI is a broader concept with a bunch of technologies that include machine learning and other technologies like natural language processing, interference algorithms and neural networks. तो आप इसमें से अपनी अच्छी एक डेफिनेशन बना सकते हैं। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे क्वेश्चन आए कि ये डायरेक्ट तो नहीं आएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस, तो ऐसे घुमा फिरा के पूछेंगे। यूपीएससी क्वेश्चन पूछता सीधा ही है, लेकिन बस थोड़ा सा घुमा देता है वो क्वेश्चन को। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि हाँ वो आपको कहाँ घुमा रहा है, आप उसको वहां पकड़ें और अपना इजीली क्वेश्चन आउट सॉल्व करें, राइट। चलिए, तो अगर अपन इसके एआई के कुछ बेनिफिट्स देखें तो सबसे पहले आपको क्या लगता है एआई के क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, जरूर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। इसका एवोल्यूशन अपन देख रहे हैं जैसे कि 1950 से स्टार्ट हो गया था, लेकिन इसको इवॉल्व होने में काफी टाइम लगा है, राइट। तो जैसे अगर अपन इसके कुछ बेनिफिट्स देखें तो पुलिसिंग में हो सकता है। अपन ये देखते हैं काफी क्रिमिनल रिवॉर्ड्स और मॉब वायलेंस और ये सारी चीजें होती रहती हैं, राइट। तो अपन इनसे सीसीटीवी से अपन लोगों पे नजर रख सकते हैं कि कौन कहाँ पे कैसी एक्टिविटी कर सकता है, राइट। इन एग्रीकल्चर आप कैसे यूज कर सकते हैं, इन एग्रीकल्चर में आपके पास कौन सी क्रॉप को कितना वाटर सफिशिएंट रहेगा अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर, ये आप पता लगा सकते हैं, राइट। जैसे आपके पास रिसोर्सेस आपको जैसे आपके पास कम है, आपको रिसोर्सेस फाइंड आउट करने में मदद कर सकता है, राइट। जो ह्यूमंस को काफी टाइम लग सकता है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने एल्गोरिथम से काफी रिसोर्सेज को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। एनालाइजिंग द डेटा, अपन ये देखते हैं कि ह्यूमंस डाटा एनालाइज तो करते हैं लेकिन कंप्यूटर्स की स्पीड पे नहीं कर पाते हैं, राइट। तो डाटा एनालाइज करने में एआई अपनी मदद कर सकता है। तो देखिए मैंने आपको चारों अलग अलग चीजें बताई, इनको आप अपने आंसर्स में यूज करेंगे ना तो इजीली आप मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। लेकिन आपको ये ध्यान होना चाहिए कि आपके आंसर्स में सारी अलग अलग डायमेंशंस आए, राइट। जैसे एग्रीकल्चर आ गया, उसके बाद रिसोर्सेज आ गया, उसके बाद पॉलिसी आ गया, ठीक है, उसके बाद जाके आपकी डाटा आ गया, तो सारे टॉपिक्स रिलेट होने चाहिए। तो ये थे अपने कुछ बेनिफिट्स। नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ एआई आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, राइट। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। तो अपना नेक्स्ट आर्टिकल कहता है वैष्णव हिट्स आउट एट राजन स्केप्टिसिज्म ओवर इंडिया सेमीकंडक्टर एम्बिशंस। तो सेमीकंडक्टर्स ना एक्चुअली 2020 से न्यूज में चल रहा है, राइट, जब से कोविड आया था, राइट। क्योंकि उस टाइम काफी शॉर्टेज पड़ी थी, लेकिन यूपीसी ने अभी तक इससे क्वेश्चन नहीं पूछा है। तो आने वाले टाइम में सेमीकंडक्टर्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है कि कहाँ सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है, या इसके बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं, या इसके यूजेस क्या क्या हैं, राइट। तो आज अपन उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अपन देखते हैं सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। सबसे पहले वो जानना जरूरी है। सेमीकंडक्टर्स आर मटेरियल्स दैट हैव अ कंडक्टिविटी बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। सेमीकंडक्टर्स क्या है, ऐसे मटेरियल हैं जिनकी कंडक्टिविटी होती है कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में। सिंपल सा डेफिनेशन है, आप आराम से लिख सकते हैं। दे कैन बी प्योर एलिमेंट्स सिलिकॉन और जर्मेनियम और कंपाउंड्स गैलियम एरेनसाइट कैडमियम सेलेनाइट। तो ये सारे के सारे सेमीकंडक्टर्स में यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो सिग्निफिकेंस क्या है सेमीकंडक्टर चिप्स की? दे आर द बेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक्स दैट सर्व एज द हार्ट एंड ब्रेन ऑफ ऑल मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स। तो ये मोस्टली सारे के सारे प्रोडक्ट्स में सेमीकंडक्टर का यूज किया जाता है। तो अगर ये स्टेटमेंट आ जाए कि हाँ ऑल मॉडल इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स रिक्वायर सेमीकंडक्टर यूज, तो बिल्कुल सही आएगा, राइट। प्रीलिम्स में इस चीज का ध्यान रखेंगे। प्रीलिम्स में हमेशा ऑल रॉन्ग हो सकता है, 90% रॉन्ग होता है, लेकिन 10% ऐसी चीजें आ जाती हैं जो आपको ध्यान होनी चाहिए। These chips are now an integral part of contemporary automobiles, household gadgets and essential medical devices such as ECG machines। तो ये सारी की सारी चिप्स में ये यूज भी होता है, आपको इस चीज का ध्यान होना चाहिए, राइट। तो अपन अगर इसके थोड़े से बेनिफिट्स और थोड़े इसके लिमिटेशंस देखें तो क्या हो सकता है, ठीक है। तो इसके सिग्निफिकेंस में आप ये बताएंगे कि हाँ अपन को किसी दूसरे कंट्रीज पे डिपेंडेंट ना होना पड़े इसकी सप्लाई के लिए। अपन को खुद की मैन्युफैक्चरिंग या खुद की रिसोर्सेज फाउंड आउट करनी चाहिए कि अपन इसको कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। आज तक अपन प्रोड्यूस नहीं करते हैं, सारा मोस्टली चाइना और ताइवान में प्रोड्यूस होता है। तो आप देखिए अपन इनके ऊपर डिपेंडेंट है सेमीकंडक्टर्स के लिए। लेकिन अगर इंडिया को प्रोड्यूस करना तो उसके लिए क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। सबसे पहले रिसोर्स जो इसके लिए प्रोडक्ट सकते हैं वो इंडिया में पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते हैं, राइट।
हाई इन्वेस्टमेंट्स रिक्वायर्ड होती हैं, ठीक है, फिजिकल सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट, और अपनी यहाँ कैपेसिटीज स्किल्स की कमी रह जाती है कई बार। एक तो मैंने आपको रिसोर्स बताया, 4 हो गए, उसके बाद जाके हाँ ये 4 आप इजीली मेंशन कर सकते हैं। 4 आप बेनिफिट दें, 4 चैलेंजेस दें, ठीक है, एक इंट्रोडक्शन दे, एक कंक्लूजन दे, रेडी हो जाता है आपका आंसर। लाइक 10 आराम से आप मार्क्स स्कोर कर पाएंगे, राइट। लेकिन अगर आपको ये देखना हो कि अपन वे फॉरवर्ड में क्या लिख के आएंगे, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि अपन सेल्फ रिलायंस पे पहले से फोकस कर रहे हैं, तो सेल्फ रिलायंस में अपन सेमीकंडक्टर से वर्क करना स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। इसके बाद जाके अपन फिजिकल सपोर्ट दें, ठीक है, जिससे कि जो नए एलिमेंट्स इसके लिए रिक्वायर्ड हैं वो अपन इजीली गैदर कर पाए, ठीक है। तो आपको इस चीज़ के बारे में ध्यान होना चाहिए कि अपन को नई नई कंपनीज इस सेक्टर्स में लानी पड़ेगी अगर अपने को इस सेक्टर्स में इम्प्रूवमेंट लाना है तो अपन चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। लेकिन उससे पहले कौन सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है और सबसे इंडिया में कहाँ मिलता है सेमीकंडक्टर्स या नहीं मिलता है, ये जरूर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो अपन चलते हैं अपना लास्ट टॉपिक, इंटरनेशनल ट्रेड हैज अ कार्बन प्रॉब्लम। कार्बन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, यूपीसी हर साल एक प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछेगा, एक या दो, हर साल एक मेंस में क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, राइट। तो आपको कार्बन से रिलेटेड जो भी न्यूज में आए तो वो सब पढ़ के जाना है। तो अपन देखते हैं कार्बन मार्केट क्या होता है। अ कार्बन मार्केट टर्न्स इमिशन रिडक्शंस एंड रिमूवल्स इनटू ट्रेडेबल एसेट्स, thus creating incentives to reduce emissions और improve energy efficiency। तो कार्बन मार्केट क्या करता है, जो आपके इमिशंस होते हैं, राइट, उनको रिडक्शन करने के लिए, उनका रिमूवल करने के लिए उनको क्या करता है, ट्रेडेबल एसेट्स में कन्वर्ट कर देता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कैसे होता है। लाइक जैसे कि आपकी एक कंपनी है चाइना में, मेरी एक कंपनी है इंडिया में, राइट। तो आप क्या करोगे, अगर चाइना ज़्यादा इमिट कर रहा है, राइट, तो इंडिया कम इमिट कर रहा है, तो चाइना क्या करेगा, आपसे सर्टिफिकेट ले लेगा कि भैया हम ज़्यादा इमिट कर रहे हैं, आप कम इमिट कर रहे हैं, राइट। तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, अपने इमिशन रिडक्शन करने पड़ेंगे। तो इंडिया कम रिड्यूस कर रहा है, मतलब कम इमिट कर रहा है, राइट। सो इंडिया इनको सर्टिफिकेट देगा कि भाई हमने कम किया है, तो जितना हम बाकी है उतना आप ले लो, मतलब जो ट्रेडिंग होगी इसकी, ठीक है, वैल्यूज में, और उसके बदले ये इनको पेमेंट कर देंगे, राइट। तो इस चीज का आपको ध्यान होना चाहिए कि कैसे ट्रेडिंग के तौर पे काम करने वाला है आने वाले टाइम में। The carbon markets can be compliance and voluntary. Carbon trading started formally in 1997 under the United Nations Kyoto Protocol on Climate Change, which had more than 150 nation signatories. ये कब स्टार्ट किया गया था, 1997 में, अंडर द क्योटो प्रोटोकॉल। Parties with commitments under the agreement agreed to limit or reduce their greenhouse gas emissions between 2008 और 2012 to 5.4%, which were well below the levels of 1990। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बस आपका फैक्ट है जो आप ध्यान रखें। लेकिन आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे और इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि आने वाले टाइम में कार्बन मार्केट कैसे इवॉल्व हो रहा है और अपने को इंडिया में उसको कैसे हेल्प मिल सकती है, राइट। और अपने यहाँ पे कार्बन मार्केट है तो वो कैसे वर्क करता है, राइट। तो अगर अपन ग्लोबल लेवल पे कार्बन मार्केट्स देखें तो कार्बन मार्केट एक्चुअली 150 to 160% लेवल पे ग्रो हो रहा है। तो इस चीज़ के बारे में आपको ध्यान होना चाहिए। और अगर ग्लोबल करेंटली लेवल पे आप देखें तो यूएसडी 2 बिलियन का मार्केट है। ये जस्ट एक फैक्ट है जो आप अपने मेंस के इंट्रो में यूज करेंगे, राइट। अगर अपन अब इसके कुछ चैलेंजेस देखेंगे, क्या क्या चैलेंजेस हैं इसमें, तो ट्रांसपेरेंसी नहीं है अभी तक। देखिए, हैज अ कार्बन प्रॉब्लम, ट्रेडिंग कैसे होगी, उसकी ट्रांसपेरेंसी अभी तक काफी कम है। ग्रीन वॉशिंग, माने कि लोग बोल देते हैं कि हमने हमारे यहाँ से इमिट नहीं हो रहा है लेकिन उनके यहाँ से इमिट होता है, लेकिन एक वो फॉल्स इंप्रेशन क्रिएट करते हैं। ग्रीन वॉशिंग, आपके प्लेन्स में डायरेक्टली पूछा गया कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। फिर अगर इससे कुछ रिलेटेड इनिशिएटिव्स देखें तो क्या हो सकते हैं, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म जो क्वार्टर प्रोटोकॉल के साथ ही खोला गया था, वो इससे रिलेट ही करता है। तो आपको इस चीज के बारे में ध्यान होना चाहिए। फिर आप अगर वे फॉरवर्ड में बताएंगे तो क्या बताएंगे कि ट्रांसपेरेंसी एक इंस्टीट्यूशनल और फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में मदद करेगा कार्बन मार्केट्स के लिए। तो ऐसे इंट्रोज या वे फॉरवर्ड्स मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताता रहता हूँ जिससे आप अपने मेंस के आंसर्स लिख पाएं। तो अपन चलते हैं अपने मेंस के आंसर्स पे।
Discuss global warming and mention its effects on the global climate. Explain the control measures to bring down the level of greenhouse gases that cause global warming in the light of Kyoto Protocol 1987. तो देखिए कितना फैक्चुअल पूछा है आपसे। ग्लोबल वार्मिंग को डिस्कस करें, उसके इफेक्ट्स बताएं, ग्लोबल मार्केट पे क्या, क्लाइमेट पे क्या हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आप इसका क्या बताएं, कंट्रोल मेजर्स दें जिससे कि ग्रीन हाउस गैसेस का लेवल कम हो, ठीक है, इन द लाइट ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल। तो क्योटो प्रोटोकॉल, नगोया प्रोटोकॉल, ये सारे के सारे प्रोटोकॉल सबको याद होने चाहिए, ठीक है। इनसे यूपीएससी हमेशा क्वेश्चन पूछता रहेगा। तो ये थे कुछ आज के अपने एडिटोरियल्स। अपन ऐसे ही मिलते रहेंगे और एडिटोरियल्स के साथ।